अच्छा, दिल्ली दरबार के बारे में हम लोग लिखे हैं क्या? लिखे तो जरा, दिल्ली दरबार 3 गो हुआ था, तीनों के बारे में लिखे तो। हाँ, लिख लीजिए, ये सब कुछ कुछ फैक्ट है। हाँ हाँ। अरे भाई साहब, हम वो आपको बोले थे बॉक्स में भर लीजिएगा उसको, वो अलग से एक इन्फॉर्मेशन था। ठीक है ना, और वो भी हम इसलिए लिखवाए थे क्योंकि डाउट था एक दो को, है ना, तो हम आपके लिए लिखवा दे क्योंकि क्वेश्चन उससे बनता है। हाँ, क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिए जरा। अच्छा। हाँ मतलब, चार्लू, हम आपको भाई लास्ट क्लास में जब भी लिखवाए थे आपको बोले थे ना 2 आदमी इसमें और है, उसको लिख लीजिएगा आप, ताकि आप उसको पढ़े और उसमें अपडेट कर ले। 3 आदमी मिल के किया था, मेन भाई साहब यही थे, सुब्रमण्यम अय्यर जो है ना, यही मेन थे। हाँ, आप क्या बोल रहे थे? 3 रैयतवाड़ी वाला हम लोग जो व्यवस्था किए थे ना, रैयतवाड़ी किए थे, कौन किया था? रीड एंड मुनरो, परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस, और महलवाड़ी सिस्टम हॉल्ट मैकेंजी, किसके समय में? विलियम बेंटिक। ठीक है ना। अब ये चीज 3 हो गया ना, अब एक चीज आपको जो लिखना है, जो जिससे क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, लिख लीजिए दिल्ली दरबार। हम डेली आपके लिए क्वेश्चन एनालाइज करते हैं, तो हमको जो जो है ना, और दिल्ली दरबार जो है ना, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, अलग अलग सेट में पूछा है, टियर 1 से लेके टियर 3 तक, हमको लगता है 15 बार पूछा होगा ये। क्या? हाँ हाँ, दिल्ली दरबार लिखिए ना, बस नोट्स में लिखना है 3 चीज आपको, कब कब हुआ है, लिख लीजिए। ऑनलाइन वाले गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। कुछ डाउट है? साउंड आ रहा है ठीक से? चलिए, लिखिए इसको। दिल्ली दरबार भारत में राजसी दरबार होता था। दिल्ली दरबार भारत में राजसी दरबार होता था। राजसी दरबार होता था। राजसी, रॉयल, राजसी दरबार होता था। यह इंग्लैंड के महाराजा या महारानी, या इंग्लैंड के महाराजा या महारानी के राज तिलक की, महाराजा या महारानी के राज तिलक की शोभा में सजते थे। इसका आयोजन, इसका आयोजन की शोभा में सजते थे। इसका आयोजन दिल्ली के कोरोनेशन पार्क, कोरोनेशन पार्क, दिल्ली के कोरोनेशन पार्क, दिल्ली के कोरोनेशन पार्क में किया जाता था। हाँ, सन 1877 से, सन 1877 से 1911 के बीच, सन 1877 से 1911 के बीच 3 दिल्ली दरबार लगे थे। ठीक है, अब लिखिए नोट देके एक पॉइंट। 1911 का दिल्ली दरबार, 1911 का दिल्ली दरबार एकमात्र ऐसा, एकमात्र ऐसा था जिसमें सम्राट जॉर्ज पंचम, जिसमें सम्राट जॉर्ज पंचम, ऐसा था जिसमें सम्राट जॉर्ज पंचम, जॉर्ज पंचम स्वयं आए थे। तो आपसे पूछ देगा कि तीनों जो दिल्ली दरबार है ना,
तीनों दिल्ली दरबार में कौन सा दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम आए थे? 1911 वाला। अब एक चीज और लिखिए, 1977 का दिल्ली दरबार लिखिए, 1977 का दिल्ली दरबार। ना ना, आगे नेक्स्ट टॉपिक डालिए। हाँ, सॉरी सॉरी, 1877 का दिल्ली नहीं आया था, ठीक है ना, ये इसमें आया था, ठीक है। तो 1877 का पहला हुआ दिल्ली दरबार, लिखिए इसके बारे में, का दिल्ली दरबार। अब लिखिए 1876 की 1876 की शाही शाही पद अधिनियम, शाही पद अधिनियम, शाही पद अधिनियम जिसमें महारानी विक्टोरिया को, जिसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी, भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया, भारत की साम्राज्ञी, अरे सम्राट होता है ना, सम्राट, सम्राट का स्त्रीलिंग है, फेमिनाइन जेंडर, साम्राज्ञी, रानी मतलब। एक होता है मेल राजा, उसको बोलते हैं सम्राट, और एक होती है फीमेल रानी, उसको बोलते हैं सम्राज्ञी। अब हिंदी व्याकरण तो नहीं पढ़ाएंगे ना। लिखिए, साम्राज्ञी घोषित किया, ठीक है, और साथ ही महारानी को किस चीज का उपाधि दिया? कैसरे हिंद, और साथ ही महारानी को केसरे हिंद का, ये केसरे हिंद की उपाधि दिया। हाँ, केसर ए हिंद। हाँ, और भी मिलेगा, अभी पहला ये है, आगे क्या? क्वीन को मिला भाई, रानी को, सम्राज्ञी को मिला। दिया कौन? उस अधिनियम के तहत जो भी इंडियन काउंसिल पूरा का पूरा था ना, उसने उसको एक दिया। अब ऐसा नहीं कि कौन दिया, बहुत बार ऐसा होता है कि जो मैनेजमेंट उस समय एडमिनिस्ट्रेशन था ना, वो एडमिनिस्ट्रेशन उसको दिया भारत के लिए। अब देखिए, एक ही समझिए, ब्रिटेन जो है ना, ब्रिटेन की रानी थी, आपको पता है 1856 में एक अधिनियम आया, ठीक है ना, और 1858 में भी उसको लागू किया गया। तो 1858 में हुआ क्या कि पूरी तरीके से कंट्रोल किसके हाथ में चला गया? क्राउन। तो क्राउन कौन था? रानी थी ना। तो यही क्राउन जिसको बोलते हैं ना, जो महिला मतलब शासक थे, इसके हाथ में किया गया, और भारत के परिदृश्य से देखते हुए इसको दिया गया केसरी हिंद का उपाधि, ठीक है ना, क्योंकि ये रहती कहाँ थी? ब्रिटेन में, लेकिन सब कुछ इसके नाम से होता था, ठीक है ना। जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, वो पहले एक प्राइवेट संस्था थी, बाद में 1858 के बाद उसका पूरा कंट्रोल किसके हाथ में चला जाएगा? इसके हाथ में चला जाएगा, क्राउन के हाथ में। यही अधिनियम है शाही पद अधिनियम। चलिए आगे लिखिए। अच्छा हाँ सॉरी, 1876, 56 में कुछ नहीं आया था, वो 58 में आया था, ठीक है ना, 58। हाँ 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 वही। चलिए आगे लिखें, आगे बढ़े। चल दूसरा डाले तो 1903 का दिल्ली दरबार, 1903 का दिल्ली दरबार। इसे लॉर्ड कर्जन ने आयोजित किया, इसे लॉर्ड कर्जन ने आयोजित किया, इसे लॉर्ड कर्जन ने आयोजित किया। सम्राट एडवर्ड सप्तम, सम्राट एडवर्ड सप्तम, सम्राट एडवर्ड सप्तम और महारानी एलेक्जेंड्रा, महारानी एलेक्जेंड्रा, महारानी एलेक्जेंड्रा, एलेक्जेंडा या एलेक्जेंड्रा दोनों बोलते हैं, ठीक है ना, एलेक्जेंडा
को, अरे हाँ भाई, एलेक्जेंडा, एलेक्जेंडा आधा का है, को भारत का सम्राट और सम्राज्ञी, को भारत का सम्राट और सम्राज्ञी घोषित किया गया। सम्राट स्वयं इस दरबार में ना आकर, सम्राट स्वयं इस दरबार में ना आकर, ना आकर अपने भाई ड्यूक ऑफ कनाट, ड्यूक ऑफ कनाट को भेजा। मतलब सम्राट नहीं आया था, ठीक है ना। सम्राट का रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहा था, रिप्रेजेंटेटिव बन के कौन आया था, ड्यूक कनाट। हाँ, ड्यूक, ड्यूक, ड्यूक कनाट, ठीक है, इसका भाई है। हाँ, इसी के नाम पे कनॉट पैलेस जो है ना दिल्ली वाला, इन्हीं के नाम पे है। कनॉट को भेजा, ठीक है। यह सर्वाधिक शानो शौकत वाला दरबार था, यह सर्वाधिक शानो शौकत वाला दरबार था। इस दरबार को 1 सप्ताह तक आयोजित किया गया। यह मतलब सबसे ज्यादा एक्सपेंसेस हुआ था इसमें, है ना। ये सबसे ज्यादा शानो शौकत वाला दरबार था और ये 1 सप्ताह तक आयोजित किया गया, 1 सप्ताह तक आयोजित किया गया, 1 सप्ताह तक आयोजित किया गया, है ना। 1 सप्ताह तक आयोजित किया गया। एक पॉइंट नोट देके लिखिए, इसमें इसमें अस्थाई नगर बसाया गया, अस्थाई नगर बसाया गया, अस्थाई नगर बसाया गया, अस्थाई रेल बसाया गया, रेल, अस्थाई रेल बसाया गया, अस्थाई तार की व्यवस्था की गई, अस्थाई तार की व्यवस्था की गई इत्यादि। हाँ, सब अस्थाई था। मतलब अभी से कॉमनवेल्थ गेम वगैरह जो हुआ था आपको पता है ना 9-10 में, तो उस समय क्या होता है कि जब सीनरी को अच्छा करने के लिए एक आर्टिफिशियली बना दिया जाता है ना कि हाँ सब ठीक है, जहां गंदगी है वहां पे पोस्टर बड़ा सा लगा दे कि पीछे ना दिखे, पर्दा वर्दा लगाता है पीछे ना दिखे, उसी टाइप का सब अस्थाई किया गया। एक चीज और इसमें लिखिए, इसमें स्वयं एक नोट दे दीजिए, इसमें स्वयं लॉर्ड कर्जन, इसमें स्वयं लॉर्ड कर्जन और लेडी कर्जन ने नृत्य किया, इसमें स्वयं लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन और लेडी कर्जन, हस्बैंड वाइफ दोनों। हाँ, अरे लेडी कर्जन बोल रहे हैं भाई, हम बता दे रहे हैं आपको कि उसकी लेडी क्या लिखवा दे, कर्जन के बीवी, कर्जन ने अपनी बीवी के साथ, यार ऐसा नहीं हो सकता ना। लेडी कर्जन ने नृत्य किया, नृत्य किया। यह दरबार केवल शक्ति प्रदर्शन के लिए था, यह दरबार केवल शक्ति प्रदर्शन के लिए था। इस दरबार में जनता के हित, इस दरबार में जनता के हित में कोई निर्णय नहीं लिया गया, जनता के हित में कोई निर्णय नहीं लिया गया, जनता के हित के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया। 1911 में आइए, 1911 का तीसरा दिल्ली दरबार, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, का दिल्ली दरबार, 1911 का दिल्ली दरबार। इसमें लिखिए कौन था उस समय 1911 में गवर्नर, मतलब वाइसराय हार्डिंग टू, लिख लीजिए। इसे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने आयोजित किया, इसे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने आयोजित किया। इस दरबार में
इस दरबार में जॉर्ज पंचम, इस दरबार में जॉर्ज पंचम और महारानी विलियम मेरी, महारानी विलियम मेरी को भारत का सम्राट, भारत का सम्राट और साम्राज्ञी, भारत का सम्राट और साम्राज्ञी घोषित किया गया। सम्राट को 8 मेहराब, सम्राट को 8 मेहराब कुछ यूनिट होगा वाला मुकुट, 8 मेहराब वाला मुकुट, 8 मेहराब वाला मुकुट भी पहनाया गया। मुकुट मतलब क्राउन पहनाया गया, जिसमें सैकड़ों हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। जिसमें सैकड़ों हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। एक और चीज नोट देके लिख लीजिए, पटियाला की रानी, पटियाला की रानी, पटियाला की रानी की तरफ से विलियम मेरी को, पटियाला की रानी की तरफ से विलियम मेरी को, पटियाला की रानी के तरफ से विलियम मेरी को एक हार, एक हार, एक हार उपहार में दिया गया। नेकलेस, हार गिफ्ट किया गया है, उपहार में दिया गया। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। इससे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। जो भी चीज हम नोट में या एडिशनल लिखवा रहे हैं ना आपको। हाँ, किंग्सफोर्ड कौन सा, वो लिख लीजिएगा ना, देख लीजिए। हर चीज तो अब लिखवा नहीं सकते। मतलब देखिए उस समय हुआ क्या था ना, उसको कुछ हुआ कहाँ था उसमें। वो तो आदमी जनता के बीच से जा रहा है, मतलब उस तरीके से नहीं होता है कि एकदम चल रहा है सेना, मतलब नहीं होता है, एक मार्च करता है, उसी समय फेंका गया था। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा चीज ये नहीं रहा। और एक चीज और, आप गवर्नर जनरल पहले लिखना चाहेंगे कि पहले कांग्रेस का सेशन लिखना चाहेंगे? चलिए लिखिए, कांग्रेस का सेशन लिखिए। तब भारतीय राष्ट्र कांग्रेस लिखिए, टॉपिक डाल लीजिए ना, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अधिवेशन, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अधिवेशन। थोड़ा सा लिखिए इसमें। अच्छा बताइए तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का नामकरण कौन किया था? एओह्यूम। हम बोल रहे हैं नामकरण, उसका नामांकन कौन किया था? एओह्यूम। तो वही चीज बोल रहे हैं ना, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का। दादा भाई नौरोजी लिख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा हुआ है कि जो इसका नामकरण किसने किया, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का, है ना। तो लिख लीजिए साइड में, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का नामकरण, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का नामकरण दादा भाई नौरोजी ने किया। नामकरण दादा भाई नौरोजी ने किया। अंग्रेजों ने इसकी स्थापना, अंग्रेजों ने इसकी स्थापना अपने लिए एक सुरक्षा वाल्व, अपने लिए एक सुरक्षा, अंग्रेजों ने इसकी स्थापना अपने लिए एक सुरक्षा वाल्व, अपने लिए एक सुरक्षा वाल्व के रूप में किया, सुरक्षा वाल्व के रूप में किया। इसका पहला अधिवेशन, इसका पहला अधिवेशन कब हुआ? 1800
85 महीना दिसंबर, दिसंबर का लास्ट 3, 28, 29, 30 और 31, मतलब 3 दिन चलता था और हर बार यही होता था। ये पैटर्न बदलेगा कब? साल में एक बार होगा, दिसंबर का आखिरी सप्ताह में होगा, है ना। तो ऐसे नहीं कि कब हुआ, डेट वेट दिमाग में नहीं रखना है, बस ये याद रखिएगा हमेशा दिसंबर में हुआ है। एक दो बार ऐसा हुआ है जो अर्धकालिक बुलाया गया है, अगस्त में ही बुलाया गया, सितंबर में एक दो बार ऐसा हुआ है ना। हाँ वही तो बोल रहे हैं कि दो दो बार भी हुआ है, बुलाया गया है। हाँ लेकिन ऐसे एक साल में एक ही बार होता है, ठीक है ना। हाँ क्या पूछ रहे थे? हाँ हाँ वही विशेष अधिवेशन के रूप में। कभी कभी क्या होता है, कुछ इमरजेंसी हो गया या ब्रिटिशर्स का कोई इस तरीके का लॉ हो गया या कहीं पे कुछ तरीके का मारपीट लाठीचार्ज कुछ भी कर दिया। हाँ, अभी हम लिखवा देंगे सब कब हुआ, लिखिए। इसका पहला अधिवेशन हुआ 1885 में। लिखिए, लिखना स्टार्ट कीजिए। सुनिए कैसे लिखिएगा, इधर हम अधिवेशन बताएंगे, है ना, स्थापना का ईयर बताएंगे, प्रेसिडेंट कौन था वो बताएंगे, ठीक है, उसको लिखते चलिएगा। पहला डालिए, अरे भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अधिवेशन, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अधिवेशन, और नंबर 1 पे लिखिए 1885। फिर से सुनो, एकदम बच्चा जैसा। यहां पे आप लिखिएगा कौन सा अधिवेशन हुआ, जैसे बंबई, कोलकाता, यहां लिखवाएंगे ईयर, मतलब 85, 86, 87, 88, इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं। इसमें लिखवा देंगे आपका कौन उसका प्रेसिडेंट था, ठीक है ना। बस यही करना है आपको, और कुछ नहीं करना। टेबल एक बना लीजिए टेबुलर फॉर्म में, लिखिए 1885। आप नंबरिंग डाल सकते हैं, 1 2 3 4 करके नंबरिंग डाल दीजिए, हम लोग को 22 23 ही लिखना है ना। लिखिए कहाँ हुआ 1885 में, बंबई में। लिखिए बंबई, पहले लिखिए 1885, मतलब नंबर 1 85, बंबई, WC बनर्जी। भाई साहब आप इतने कंफ्यूज क्यों हैं? नहीं नहीं कुछ लोग हैं, देखिए फिर से सुनिए, 1 2 3 ऐसे करके नंबरिंग डालिए, ठीक है। यहां पे लिखिए डेट, जैसे 1885 है ना, 1886, 1887, ऐसे करके डेट जाएगा। यहां पे लिखेंगे हम लोग जगह, 1885 में यहां पे हुआ बंबई में, है ना, बंबई, और इसका प्रेसिडेंट कौन था यहां लिखेंगे, ऐसे करके बना लीजिए, ठीक है ना। बस दूसरा लिखिए 86 में कलकत्ता में, दादा भाई नौरोजी। आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दादा भाई नौरोजी कितना बार किया था अधिवेशन में, 3 बार, तो इसको कहीं ब्रैकेट में लिख लीजिए 3 बार, है ना, वहीं पे 3 लिख लीजिएगा दादा भाई नौरोजी के बगल में। कलकत्ता में हुआ 1886 वाला, प्रेसिडेंट कौन थे, दादा भाई नौरोजी, 3 बार ही बने, ठीक है। पहला में कितना सदस्य था, 72। बिहार से कितना सदस्य था, कल चेक करके बताइएगा, चलिए आगे, हर चीज हम ही नहीं बताएंगे। 87 लिखिए, 87 में कहा हुआ, मद्रास, लिखिए। 1887 में मद्रास, मद्रास लिखिए। कौन किया था, बदरुद्दीन तैयबजी, पहला मुस्लिम भी यही है ना, बदरुद्दीन तैयबजी, बदरुद्दीन तैयबजी। चलिए 88 में कहा हुआ था, इलाहाबाद, 88 में इलाहाबाद, जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले, है ना, जॉर्ज यूले, फर्स्ट अंग्रेज है ये, ठीक है ना, पहला विदेशी आदमी, ठीक। उसके बाद लिखिए 88 के बाद 79, 88 के बाद 89 ना, 89, 89 में क्या है, बंबई अगेन, कौन किया था, वेडर वन, वेडर वन।
89 में, बंबई में वेडर वन। अब वेडर वन कितने बार किया? 2 बार, ब्रैकेट में 2 लिख दीजिए। 89 तक लिख लिए आप, 90 वाइंटी नहीं लिखवा रहे हम। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है 96। 96 लिखिए, 96 कहां हुआ? लिख लीजिए, 96 कलकत्ता। कौन किया था? सयानी, रहमतुल्ला सयानी। क्यों फेमस है 1896 वाला? वंदे मातरम, ब्रैकेट में लिख लीजिए, इसमें वंदे मातरम गाया गया था। रहमतुल्ला सयानी, वंदे मातरम। उसके बाद लिखिए 1905 वाला क्वेश्चन। 1905 वाला 7 गो पेपर में पूछा हुआ है, ठीक है ना? 1907 1905 का जो था ना, देखो 1905 वाला इंपॉर्टेंट इसलिए है कि 1905 में पार्टीशन भी हुआ था बंगाल का, है ना? और ये बहुत बार, लगभग 7 गो पेपर में पूछा हुआ है ये, ठीक है ना? हाँ, क्या चीज हुआ था? हाँ, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट था, तो इसको लिख लीजिए आप, ठीक है ना? 1905 वाला लिख लीजिए, बनारस में, मद्रास नहीं, बनारस। उसके बाद लिखिए, इसका कौन क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले। स्वदेशी आंदोलन लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, इसी समय स्वदेशी आंदोलन भी स्टार्ट हुआ था, ठीक है? स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था यहाँ पे 1905 में। एक और चीज लिखिए, 1906 कहां हुआ था? कलकत्ता। 1906 में कहां हुआ था? कलकत्ता। कौन क्या था? दादा भाई नौरोजी। क्यों फेमस था ये वाला 1906 वाला? पहली बार स्वराज किसी कांग्रेस अधिवेशन में बात किया गया है ना, तो इसी में बात किया गया है 1906 वाले में, ठीक है ना? स्वराज, ठीक है ना? चलिए, सेल्फ गवर्नमेंट लिख लीजिए, पहली बार स्वराज 1906 में ही इसकी बात की गई थी, कांग्रेस अधिवेशन। देखो, स्वराज का मूल मतलब क्या है ना, कि मूल अक्षर जो स्वराज है ना, इसका मतलब अलग अलग है हर जगह। कुछ लोगों का मानना है कि पूर्ण स्वराज का पहली बार बात कब हुआ? उधर, लेकिन उससे पहले भी कौन किए थे? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने सबसे पहली बार किया उसके बारे में बात। हाँ, अब जो सेफ्टी भाल्व थ्योरी आपको हम बताए ना, ये सेफ्टी भाल्व थ्योरी दिया कौन है? लाला लाजपत राय। तो ये सब हम लिखवा नहीं रहे, आपको बस याद रखना पड़ेगा ये सारी चीजें को, ठीक है ना? चलिए आगे, ब्रैकेट में कहीं लिख लीजिए, 6 लिख लिए ना, दादा भाई नौरोजी स्वराज। उसके बाद लिखिए 1907 सूरत, बहुत इंपॉर्टेंट है, रास बिहारी घोष। कौन क्या था? रास बिहारी घोष। क्या हुआ था इसमें? नरम दल गरम दल अलग हो गया था, कांग्रेस का विभाजन हुआ था, इसी को बोलते हैं सूरत विभाजन या सूरत स्प्लिट, है ना? सूरत फूट। फिर लिखिए 1907 के बाद डायरेक्ट आई 1911 में, इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए नहीं लिखवा रहे, मॉरल इंटू रिफॉर्म आया था बस, और कुछ नहीं। 1911 में आइए, 1911 में आइए, कलकत्ता। कौन किए थे? विशन नारायण। विशन नारायण इसके वो थे, विशन नारायण। क्यों इंपॉर्टेंट है? जन गण मन पहली बार इसमें गाया गया था, है ना? विशन नारायण। उसके बाद 1916 में आइए, 1912 लिख लीजिए खुद से, 1916 लिख लीजिए। 1916 में लिखिए लखनऊ, एकीकरण, ठीक है ना? कौन क्या था? अंबिका चरण मजुमदार, एसी मजुमदार। 1916 वाला में, 1916 वाला में एसी मजुमदार। इसमें क्या हुआ था? नरम दल गरम दल क्या हुआ था? सब, अब सब एक साथ हो गया, सब 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 एक हो गया था। आगे लिखिए 1900
17 इंपॉर्टेंट है, कौन किया? एनी बेसेंट, पहली महिला, पहली विदेशी महिला भी और महिला भी। भारत की पहली महिला होगी सरोजनी नायडू 1925 में। चलिए आगे आगे लिखिए पहले। 17 में एनी बेसेंट, कलकत्ता, ठीक है। 18 भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लिखिए 18 कहां हुआ था? बंबई। 18 बंबई, कौन क्या था? हसन इमाम, हसन इमाम। हसन इमाम। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? 1918 कांग्रेस का फिर बंटवारा हुआ था, दूसरा विभाजन, तो ब्रैकेट में लिख लीजिए कांग्रेस का दूसरा विभाजन। कांग्रेस का कुछ दल जो है ना वो अलग हो गया था। हाँ, वहीं से एक सोशलिस्ट विचारधारा के लोग अलग हो गए थे। क्यों हुए थे? जब आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। जो उसी समय बोल्शेविक क्रांति हो रहा था रशिया का, जार निकोलस के अगेंस्ट। चलिए आगे। क्या? अरे उधर हुआ है वो बहुत, आप कंफ्यूज मत कीजिए, चलिए आगे लिखिए भाई साहब। 1918 के बाद लिखिए 1920 नागपुर, राघवा, वीर राघवाचारी। क्या? इसको लिख लीजिए ना, दो बैठक ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। लिखिए, देखिए राघवाचार्य वाला जो है ना, कांग्रेस का संविधान पारित हुआ था। कांग्रेस का एक अपना जो मॉड्यूल होता है ना। क्या? वो तो एक तो 18 में, 18 वाला है ना, वो 20 कितना वाला? 20 वाला। तो राघवाचारी वाला में क्या हुआ? कांग्रेस कमेटी जो है ना, कांग्रेस कमेटी ने क्या किया, हर आदमी अपना अपना ओपिनियन दे रहा था। तो कांग्रेस, और इसी की वजह से फूट हो जा रहा था। जैसे मान लीजिए कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है और दोनों बोल रहा है कि ये करेंगे ये करेंगे, और ऐसा कुछ नहीं, तो फिर एक संविधान बनाया गया किसका? कांग्रेस का, कि कांग्रेस कैसे कैसे कौन कौन से पहलू पे चलेगी, है ना। कांग्रेस का कार्य क्या क्या होगा, कांग्रेस को किस प्रकार से सारा चीज होगा, मतलब उसमें चुनाव का, उसका जो अध्यक्ष होगा, सारा चीज कब होगा, नहीं होगा, विषम परिस्थिति में क्या होगा, है ना। ऐसे करके पूरा एक संविधान का ढांचा बनाया गया सिर्फ कांग्रेस के लिए, भारतीय संविधान नहीं, कि कांग्रेस कैसे चलेगा। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। इसमें बहुत सारे लोगों का मत अलग भी था, है ना। इसमें बहुत सारे लोग का मत अलग था, और अलग मत होने की वजह से क्या हो रहा है ना, अलग मत होने की वजह से लोगों में बहुत ज्यादा फूट हो जाता था। जैसे मान लीजिए हम कोई बात बोले, पड़ोसी को पसंद नहीं आया, कांग्रेस को हम लोग बहुत दिन से दे रहे हैं लिख लिख के, सर हमको यहाँ पे परमिशन चाहिए, वो नहीं दे रहा, तो आदमी क्या करेगा, कुछ आदमी एग्रेसिव हो जाएगा। एग्रेसिव का मतलब ऐसे कैसे नहीं देगा, देख लेंगे, लाठी ही मारेगा ना खा लेंगे। कुछ लोग बोलेगा लाठी खाने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा बर्दाश्त करो, सब्र करो। तो ये चीज था, है ना। तो कांग्रेस का जो पार्टी जो बना ना कांग्रेस का, उसका सोचिए इतना दिन के बाद संविधान पारित हुआ उसका, क्योंकि पहले लिखित रूप से कुछ ऐसा था नहीं। और कोई भी संस्था है ना, उस संस्था का अपना एक रूल एंड रेगुलेशन होता है। हर संस्था का, कोई भी संस्था अगर होगा तो वो कैसे काम करता है, वहां पे सदस्य जुड़ने का कैसे होगा, कौन से साल इलेक्शन होगा, सदस्य को कितना दिन के लिए चुना जाएगा, है ना। सदस्य का जो मतलब पात्रता होता है, कब रद्द किया जाएगा, कौन कौन से पात्र के लिए लायक हो जाएंगे, ऐसा ऐसा सब व्यवस्था बनाया जाता है। इसी को बोलते हैं कांग्रेस का संविधान पारित हुआ। चलिए आगे लिखिए। 1920 हो गया, 1922 में लिखिए कहां हुआ था, इंपॉर्टेंट है। गया। कौन थे? सीआर दास, चितरंजन दास। और इसी में क्या हुआ था, स्वराज पार्टी का, इसी के जस्ट बाद स्वराज पार्टी का गठन। हम्म। कौन कौन थे स्वराज पार्टी में? मोतीलाल नेहरू और, हाँ चलिए आगे लिखिए। 1923 दिल्ली, 1923 दिल्ली, अबुल कलाम आजाद। क्यों फेमस है ये वाला? सबसे युवा आदमी थे जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट बने, है ना। तो कभी क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, ठीक है ना, कि कौन है, तो अबुल कलाम। आगे 23 के बाद बेलगांव,
24 में कहा हुआ? बेलगाम, महात्मा गांधी का, और मात्र एक एक कांग्रेस में ये बने हैं, ठीक है ना। 24 के बाद लिखिए 25, और इसको VVI लिख लीजिएगा। सर इस बार आएगा क्वेश्चन आपके एग्जाम में, काहे आएगा? 100 साल पूरा हो रहा है, 1925 से लेके 2025, है ना। तो 1925 वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन किया है? कानपुर में हुआ है, सरोजनी नायडू, पहली भारतीय महिला है, ठीक है। उसके बाद लिखिए 1926। 1926 में कहां हुआ? गुवाहाटी। 1926 कहां हुआ? गुवाहाटी। 1926 में हुआ कहां? गुवाहाटी। क्यों फेमस था? 100% खादी अनिवार्य कर दिया गया था। जितना भी कांग्रेस का सदस्य होगा ना, खादी वस्त्र ही पहनेगा। तो लिख लीजिए खादी को अनिवार्य कर दिया गया। श्रीनिवास, हाँ अरे पूरा नाम भी होगा, आप श्रीनिवास लिख लीजिए ना। हाँ लिख लीजिए, जो भी है लिख लीजिए श्रीनिवास, ट्रिक से याद कीजिए, पूरा नंबर नंबर नाम थोड़ी होगा। श्रीनिवास, खादी को अनिवार्य कर दिया गया। खादी वस्त्र होता है ना, उसको अनिवार्य किया गया इसी में, गुवाहाटी वाले में। चलिए आगे। 1929 फेमस, लाहौर, जवाहरलाल नेहरू। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा जो पूछा हुआ है क्वेश्चन कि 1929 में रावी नदी के तट पर, ठीक है ना, किसने पूर्ण स्वराज का झंडा लहराया? तो 1929 में प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो जो प्रेसिडेंट रहेगा वही। तो क्वेश्चन ऐसे करके पूछा तो बहुत लोग को लगा कि इसमें क्या ऑप्शन दे नहीं दे, इसमें कुछ अलग तरीके से सोचा और ऑप्शन भी इस तरीके से दिया हुआ था, तो ऐसा क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे। 1929 में लिख लीजिए लाहौर, जवाहरलाल नेहरू, पूर्ण स्वराज। उसके बाद लिखिए 1931। 1931 कहां पे हुआ? कराची, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1931 में हुआ है कराची में, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्यों फेमस है? मूल अधिकार या मौलिक अधिकार के लिए, पहली बार मौलिक अधिकार का बात किया गया है यहां पे। देखो मौलिक अधिकार का प्रस्ताव यहां पे रखा गया, लेकिन इससे पहले मौलिक अधिकार का जो ढांचा है वो कौन तैयार किया था? मोतीलाल। कहां पे? नेहरू रिपोर्ट, है ना। नेहरू रिपोर्ट जो था ना, अब नेहरू रिपोर्ट क्या था बताइए जरा। है था क्या? नेहरू रिपोर्ट काहे बना दिया ये? हाँ क्या चीज? हाँ उसी समय नेहरू रिपोर्ट बना था। हाँ। हम्म। ठीक है। देखिए हुआ क्या ना, साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन में किसी भी तरीके का एक भी भारतीय आदमी नहीं था। तो भारतीयों को लगा ना कि यार हमारे लिए कानून बन रहा है, कानून व्यवस्था, और हमारे लिए कानून व्यवस्था बन रहा है और एक भी भारतीय उसमें नहीं, तो हम लोगों का जो अधिकार होगा उसका तो हनन हो जाएगा। हम लोग को क्या चाहिए नहीं चाहिए, ये तो बात वही हो गया कि जो उन लोग देगा तो हम लोग ले लेंगे, ठीक है ना। तो हुआ क्या, ये सारा चीज जब हुआ, होने के बाद क्या हुआ, साइमन को जो जॉर्ज ये जो साइमन है ना, इसको इसका काला झंडा दिखा दिखा के भाई लोग वो कर रहा था प्रदर्शन। तो एक वहां पे क्या हुआ ना, मीडिया के सामने जो भी था, लोग वहां पे था ना, अखबार उखबार के हेडिंग में कुछ लोग मिले, पत्रकार लोग, ठीक है ना, कि आप इसमें एक भी हिंदू मतलब एक भी भारतीय सदस्य क्यों नहीं रखे। तो उन्होंने एक टॉन्ट मारा कि जिसको रहने खाने का ढंग नहीं है वो संविधान बनाएगा। उसको पता भी है संविधान क्या होता है, उसको पता भी है कि कोई चीज क्या होता है, एक्ट रेगुलेशन क्या होता है। इसी को दिल पे ले लिए मोतीलाल नेहरू, ठीक है ना, कि बेटा तुम हमको बताएगा, हम लोग वकालत किए हुए, हम लोग वकील, अरे ई ले लिए चैलेंज में, ईगो में ले लिए कि तू लोग उतना 5-7 गो मेंबर मिलके बना गई, रातों रात बैठे
कि देखो देखो ये प्रोविजन होना चाहिए, तो वही था नेहरू रिपोर्ट। और नेहरू रिपोर्ट में इन्होंने अमेरिका के तर्ज पर पहली बार इन्होंने मौलिक अधिकार का उसमें मांग रखा, ठीक है ना, डोमिनियन स्टेटस का ही मांग रखा, आपका ये भी मांग रखा, और मांग रखने के बाद क्या हुआ, ये पूरा पब्लिश हुआ। तो ये बेसिकली बोला जाता है कि नेहरू रिपोर्ट अंग्रेजों के गाल पे तमाचा था भारतीय इलाइट क्लास के द्वारा, है ना। क्या, अरे वो तो रिजेक्ट मारेगा ही ना, वो लोग पहले सोच के आया था, ठीक है ना, कि यही सारा चीज होगा। चलिए आगे। हाँ लिखवा दिए हैं, आप लेट आए। हाँ वही मौलिक अधिकार है भाई, आप लेट आए क्लास, वही चीज समझा रहे थे हम अभी। हम आपको वही चीज समझा रहे थे कि 1931 का पहला कांग्रेस अधिवेशन ऐसा रहा जिसे मौलिक अधिकार का बात हुआ, लेकिन मौलिक अधिकार का बात नेहरू रिपोर्ट में भी किया गया था, वही समझा रहे थे हम, ठीक है। चलिए आगे। 37 में लिखिए, 1937 फैजपुर क्यों फेमस है, फैजपुर पहले लिखिए, 1937 फैजपुर क्यों फेमस है, नेहरू है 37 में पहली बार कांग्रेस अधिवेशन किसी शहर में ना होकर एक गांव के इलाके में हुआ, ठीक है ना। कहां पे हुआ, फैजपुर, हाँ। ना ना ना, एक बार चेक कीजिए कहां पे, यूपी में होना चाहिए, यूपी में ना, चेक कर लीजिएगा एक बार। चलिए आगे। अध्यक्ष नेहरू, यार बोल तो रहे हैं, ठीक है, पहली बार गांव का अधिवेशन था। अब चुप हो जाइए, उसके बाद आइए 1938, नेहरू समय में नहीं, नेहरू जी थे अध्यक्ष। चलिए, और कोई नेहरू था, एक मोतीलाल नेहरू, उसके बारे में बात कर चुके हैं। 1938 में कहां पे हुआ, हरिपुरा, हरिपुरा कहां है, त्रिपुरी संकट और एक हरिपुरा कंफ्यूज कर जाता है लोग, ठीक है ना, हरिपुरा इज इन गुजरात, ठीक है, लिख लीजिए, हे प्रभु, लिखिए लिखिए, हरिपुरा गुजरात में है। कौन किए थे, सुभाष चंद्र बोस। क्या, त्रिपुरा नहीं नहीं, त्रिपुरी है, त्रिपुरी मध्य प्रदेश में है, हरिपुरा कहाँ है, गुजरात में। अब इसमें क्यों फेमस है ये, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, क्यों फेमस था ये, अरे वो बाद में करेगा रिजाइन, कंफ्यूज नहीं करो, लिखो भाई साहब, राष्ट्रीय योजना समिति, प्लानिंग कमीशन, राष्ट्रीय प्लानिंग कमीशन जो था ना, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन हुआ इसमें सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रीय योजना समिति का गठन ये क्या बोलते, कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में हुआ, तो हरिपुरा में हुआ है, ठीक है ना, लिख लीजिए इसको, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में। उसके बाद आइए 39 में, ये हुआ त्रिपुरी में, त्रिपुरी कहां है, एमपी, कौन किया था, सुभाष चंद्र बोस। सुनिए, अरे चुप हो जा, सुना रहे हैं कहानी। देखिए, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने, कब, 38 में, तो 38 में उनका मानना यह था कि हम लोगों को थोड़ा सा एग्रेसिव पॉलिसी अपनाना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग बार बार जो पेपर में लिख लिख के उसको अपना अर्जी देते हैं, वो लोग मान नहीं रहा था, और हम लोग को थोड़ा सा कांग्रेस को ना एक एग्रेसिव एजेंडा के तहत इसको डेवलप करना चाहिए। इस बात से पूरी तरीके से गांधी जी और नेहरू असहमत थे। तो एक बार हुआ मीटिंग, गांधी जी इसको समझाने के लिए, मतलब इनको सुभाष चंद्र बोस जी को समझाने के लिए गए, और सुभाष चंद्र बोस जी को समझाने के लिए गए, और सुभाष चंद्र बोस जी को डायरेक्टली इन्होंने बोला कि आपका जो विचारधारा और मेरा विचारधारा दोनों अलग है। महात्मा गांधी को क्रिटिसाइज किया जाता है इस चीज के लिए। महात्मा गांधी का कहना है कि हम
कांग्रेस में वो नहीं थे, मेंबर उसके नहीं थे, लेकिन वो कांग्रेस को इस तरीके से कमांड किए हुए थे कि आपको बताया नहीं जा सकता। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने ये चीज प्रस्ताव रखा कि जो आदमी कांग्रेस का मेंबर नहीं है वो उसका राय हम लोग क्यों मानेंगे। तो महात्मा गांधी से मिलने भी लिए, जब दोनों का मेल मिलाप हुआ तब सुभाष चंद्र बोस ने ये चीज बोला, क्लियर कट ये चीज बोला सुभाष चंद्र बोस ने कि हम किसी भी तरीके का अपने जो, क्योंकि अभी पॉलिसी बनाने का दायित्व किसका है, जो उस समय का प्रेसिडेंट होगा, इस बात से पूरी तरीके से असहमत हो गए महात्मा गांधी और दोनों के बीच में विचाराधीन एक विवाद हुआ। इसके बाद पुनः हुआ आपका जो इलेक्शन कमेटी जो बनाती थी, तो फिर 39 में कौन बना, फिर नाम किसका आ गया, इन्हीं का, सुभाष चंद्र बोस जी का आ गया। तो ये गांधी जी का जो है ना ये हार था। गांधी जी क्या किए, गांधी जी का कैंडिडेट थे कौन, पटावी सीतारमैया, है ना, लेकिन उसके बावजूद इतना लोग पसंद करते थे, इतना पॉपुलराइज थे सुभाष चंद्र बोस, उनका विचारधारा से लोग इतना प्रभावित थे कि उनको हर पटावी सीतारमैया हार गए। तो महात्मा गांधी ने ओपनली ये चीज बोला, ये पटावी सीतारमैया के हार नहीं है, ये मेरी हार है ना। और महात्मा गांधी मुंह फुला लिए, हाँ सही में ये रियलिटी हुआ। अब जब ये मुंह फुला है ना, तो नेहरू गए मिलने के लिए किससे, सुभाष चंद्र बोस से। बोला यार सुभाष देखो बात ये है कि थोड़ा सा बापू बूढ़ा बुजुर्ग आदमी है यार, मर मुरा गया दिक्कत हो जाएगा, तो थोड़ा सा तुम इनके बात को, इनके समस्याओं को समझो और जो बोल रहे हैं उस तरीके से करो। सुभाष चंद्र बोस जी ने सिंपल सा बोला कि भाई साहब देखो अभी अध्यक्ष हम हैं, नेहरू अभी तुम अध्यक्ष नहीं हो, अध्यक्ष हम हैं, है ना, तो तुम हमको ज्ञान मत दो कि क्या है नहीं है। नेहरू 2 ही 3 आदमी से डरता था, एक ये था सुभाष चंद्र बोस। तो बोला कि यार तुमको डर, तुम ज्यादा बोलो नहीं, हमको जो करना होगा वो करेंगे। और हुआ क्या कि वो उसका बात नहीं माने और नेहरू जी वहां से निकल गए। और नेहरू जी के निकलने के बाद महात्मा गांधी और कुछ लोग थे, है ना, उन लोगों ने किसी ना किसी तरीके से प्रेशर बनाने का प्रयास किया, किसको, सुभाष चंद्र बोस के ऊपर। सुभाष चंद्र बोस जी को लगा कि इन लोग जो है, इन लोग कर रहे हैं नौटंकी, कांग्रेस में खुद नौटंकीबाज आदमी लोग हैं, ठीक है ना, और इसके हमको देश की सेवा करने के लिए, देश का रक्षा करने के लिए कांग्रेस का जरूरत, क्योंकि ऐसा लोग बोलते हैं, बहुत सारे राइटर बोलते हैं, जो नपुंसक होते हैं ना, उनका ये समुदाय था। सुभाष चंद्र बोस के कुछ फॉलोअर्स थे, उनके हिसाब से कि ये लोग नपुंसक वाला काम कर रहे हैं, है ना, ये देश के बारे में कुछ हित में सोच ही नहीं रहे। भाई को हमको एक गाल पे चाटा मार देगा तो इसका ये मतलब थोड़े दूसरा, हम ठीक है दूसरा गाल आगे भी कर दिए और फिर मार दिया तो सुभाष चंद्र बोस जी का एकदम सिंपल सा फिलोसफी था कि महात्मा गांधी का बात मानो कि एक गाल पे अगर कोई थप्पड़ मार रहा है तो दूसरा गाल भी आप आगे कीजिए, लेकिन उसके बाद गांधी जी कुछ नहीं बोले हैं, उसके बाद फिर हम बताएंगे क्या करना है। तो इनका एग्रेशन वाला टोन था और इसी तरीके से एग्रेसिव ये आदमी थे। तो इनको बात लगा ईगो में कि सब गांधी उंधी चेला चपाटी लोग मिलके ये लोग सब देश का बेड़ा गर्क कर देगा, और उन्होंने रिजाइन कर दिया, ठीक है ना। अब वो जब रिजाइन किए तो उस समय कांग्रेस तो 2 भाग में पहले था, कुछ तो इनके सपोर्ट में थे, कुछ लोग बोले कि यार नहीं ऐसा कैसे सुभाष रिजाइन नहीं कर सकता। तो फिर इन लोग दिमाग से क्या क्या, उस समय राजेंद्र प्रसाद जो थे ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बड़ा रिस्पेक्ट था, है ना, नेहरू को तुम तड़ाक करके बोलते थे, ठीक है ना। तो जो आपके राजेंद्र प्रसाद थे, इनको पॉलिटिक्स की वजह से इनको बनाया गया प्रेसिडेंट, इनको बनाया गया, बोला कि नेहरू कुछ देर तक तुम संभालो, कुछ दिन तक, जब तक ये स्थिति है ना, तो मतलब टेम्पररी पीरियड के लिए तुम संभालो, तुम अध्यक्ष बनो। और उसके बाद सीता वो रिजाइन करके फिर सीतारमैया को बनाया गया। तो इस तरीके का पूरा कहानी है, ठीक है। हाँ उसी में उसमें रिजाइन किया कौन, सुभाष चंद्र बोस रिजाइन किए, फिर ये बने, और उसके बाद फिर सीतारमैया बन गए। चलिए आगे। हाँ देखिए एक, अरे भाई हम सदस्य का बात किए, हम आपको क्या बोले, सदस्य बनना, अध्यक्ष बनना और सदस्य बनना में अंतर होता है भाई साहब। ऐसे कौन, कहाँ लिखा हुआ है, अरे ये देखिए जॉर्ज यूले क्या भारत का था, अरे भाई उस सब नागरिकता, जब देश से आजाद नहीं है नागरिकता कहां से आ गया, अंग्रेज के हिसाब से,
अंग्रेज नागरिकता दे रहा था यहाँ पे। अरे भाई आपका, नहीं नहीं नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। कांग्रेस का अध्यक्ष उन आदमियों को बनाया जाता है जिनका पॉपुलैरिटी उस साल रहता है, ठीक है ना। हाँ, जैसे आपको देखिएगा, बाल गंगाधर तिलक आज तक एक बार भी कांग्रेस अधिवेशन में नहीं बने। उनको ऑफर नहीं आया क्या? उनको कितना बार, 3-4 बार भाई लोग ऑफर दिया, नहीं बने वो। तो ये नहीं है कि उसका मेंबर होना ही चाहिए। कांग्रेस का जो समिति होता है ना, कांग्रेस में 2 समिति था। एक समिति था कांग्रेस का कोर मीटिंग समिति था, जो पूरा का पूरा कार्यकारिणी को देखता था। एक था जो पूरे विश्व में या पूरे देश में जो कांग्रेस के सदस्य होते थे। महात्मा गांधी ऑफिशियली कभी सदस्य नहीं रहे इसका। एक बार इनको बेलगाम के अधिवेशन में खाली मौका दिया गया क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी उस समय बढ़ रही थी। चौरा, आप देखो एक चीज समझो, आप लोग का जो दिमाग है ना थोड़ा सा बच्चा वाला है। महात्मा गांधी क्यों आए? क्योंकि 1922 में जो चौरी चौरा हुआ था ना, उसमें महात्मा गांधी का नाम हो गया था खराब, क्योंकि वो विड्रॉ कर लिए थे, ठीक है ना। तो महात्मा गांधी करने के पक्ष में नहीं थे कि हमको यहाँ का अधिवेशन करना ही है। महात्मा गांधी को अपना छवि सुधारना था, ठीक है ना। इसीलिए कर्नाटका वाले रीजन में बेलगाम में ये जब हुआ तो इसका सदस्य, इसका मतलब प्रेसिडेंट बने। जरूरी नहीं है कि कोई मतलब सदस्य होगा वही प्रेसिडेंट बनेगा, ऐसा नहीं है। ये कार्यकारिणी की समिति जो होती थी ना, वो इलेक्ट करके बनाती थी, ठीक है। आप कहां सिटीजनशिप चले जा रहे हैं कि वो 10 साल रह गया, ये रह गया, कुछ नहीं। सब अबुल कलाम आजाद सबसे युवा है, बदरुद्दीन तैयब जी, है ना। आप एक लाइन से देखिएगा तो आपको पता चलेगा बहुत सारे विदेशी लोग भी थे। और जरूरी थोड़े विदेशी आदमी जो रहे, अब कुछ लोग ऐसे, अब देखो विदेशी लोग क्यों थे, आपको क्या लग रहा है विदेशी लोग को क्यों बनाया गया होगा? क्या रीजन है? अरे ताकि टॉर्चर कम हो, ठीक है ना। विदेशी आदमी रहेगा तो उस पर हाथ उतने उठाएगा या कोई उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन या कुछ नहीं लगाएगा। पॉलिटिक्स है पूरा का पूरा। आपको हम पहले ही बता दिए कि अंग्रेज जो है ना, कांग्रेस को सेफ्टी भाल्व का नाम दिए हुए थे, एक सेफ्टी का लेयर, कि इन लोग को बस थोड़ा थोड़ा उलझा के रखो कोई चीज में, ये लोग संगठित कभी हो ही नहीं पाया, कभी आंदोलन नहीं करेगा, ठीक है ना। अपना आदमी 2-4 को 5 को बना के रखे हुए था कि कुछ होगा तो ये निर्देश देना, ये देना। तो लॉर्ड डफरिन जो है ना, बहुत चीज बोला भी है कांग्रेस के बारे में, लॉर्ड कर्जन भी बोला। तो ये चीज समझिए आप ये चीज समझिए कि कोई जरूरी नहीं है कि वो सदस्य होगा ही, है ना। मोतीलाल नेहरू जो भाई साहब थे, स्वराज पार्टी बना लिया अपना, अलग अलग हो गए ना, अलग हो गए वो। ऐसे ऐसे लगभग बहुत सारे लोग जो है ना वो अलग हो गए, होते चले गए। सुभाष चंद्र बोस जी ने भी लास्ट में क्या किया? अब लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय का नाम सुना आपने? साइमन कमीशन के विरोध के जैसा के समय उनका लाठी मारकर हत्या हो गया था। अब हुआ क्या कि जो उस समय ये पूरा का पूरा चल रहा था ना, लाला लाजपत राय का स्टंच फॉलोअर थे भगत सिंह, ठीक है ना। करतार सिंह और इनका, लाला लाजपत राय का दोनों का, करतार सिंह सराबा, ये दोनों आदमी जो है ना पंजाब वाले रीजन के थे। और इन दोनों का मतलब स्टंच फॉलोअर, एकदम कट्टर फॉलोअर कौन थे? भगत सिंह। और लाला लाजपत राय कांग्रेस के मेंबर भी थे, आपको पता है ना। लेकिन उसके बावजूद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, ये लोग कोई भी नहीं, राम प्रसाद बिस्मिल, इन लोगों ने कभी भी सदस्यता कांग्रेस की नहीं ली। इन लोगों का अपना प्लान ऑफ एक्शन हुआ करता था, अपना ये लोग तरीके से अपने विवाद जो भी होता था ना, अपना विचाराधीन काम करते थे ये लोग, किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो ये चीज है। हालांकि जब 1927-28 में जब इनकी डेथ हुई साइमन कमीशन के विरोध में, किसकी? लाला लाजपत राय की, उस समय भगत सिंह हो गए थे पागल, ठीक है ना। और भगत सिंह ने क्या किया? किसको गोली मारा था? सॉन्डर्स। कौन था ये सॉन्डर्स? यही मारा था लाठी, ठीक है ना। और ये हुआ कहां था? जैसे ये गए थे मारने, और हुआ क्या ना कि उस समय आप देखिएगा कि पूरा जो हमारा उस समय कराची कॉन्स्पिरेसी है, ये 3-4 कॉन्स्पिरेसी जो आपको पढ़ना है, कौन कौन सा? एक तो कराची, एक मेरठ, एक लाहौर। तो ये कराची नहीं, लाहौर कॉन्स्पिरेसी वाला ये पूरा का पूरा मामला था, ठीक है ना, कि लाहौर, हाँ। तो ये लाहौर कॉन्स्पिरेसी जो पूरा का पूरा था ना, इसी के तहत उनको हुआ था सजा। तो बहुत लोग को लगता है ना, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि भगत सिंह को फांसी क्यों हुआ, तो आपको लग रहा होगा कि बम फेंक दिए थे असेंबली में,
कितना लोग को ऐसा लगता है? आपको लगता था ना? बहुत लोग को ऐसा लगता था कि वो असेंबली में बम फेंके थे इसीलिए उनको हुआ था। उनका नाम, यही जो सैंडर्स का मर्डर केस हुआ था ना, जिसको बोलते हैं लाहौर कॉन्स्पिरेसी, इसके तहत उनको सजा दिया गया था। ठीक है ना? अब वो किया चाहे नहीं किया, लेकिन ये पूरा अपना वेशभूषा बदल के, आप अक्सर देखिएगा भगत सिंह का एक टोपी लगाए हुए एक फोटो बहुत ज्यादा प्रचलित होता है। रीजन क्या है कि जब लाहौर कॉन्स्पिरेसी में जब इनका छानबीन चल रहा था ना, क्योंकि पहले कर दिए थे और असेंबली में बम फेंके बाद में, तो हुआ क्या कि लाहौर वाला जो कॉन्स्पिरेसी में जब इनका नाम आया तो पूरा चारों तरफ से इनको घेर लिया गया। अब ये तो जेल के अंदर थे ही, तो इनके ऊपर बम वाला तो मुकदमा चल ही रहा था, लेकिन एक और कौन सा कॉन्स्पिरेसी खुल गया था? लाहौर वाला। और लाहौर वाला कॉन्स्पिरेसी और दोनों को मर्ज करके भाई लोग इसको फांसी का सजा दे दिया। देखिए, मेरा मानना है कि गांधी जी का कुछ कुछ लाइफ में, इतिहास में बहुत बड़ा बड़ा गलती रहा है, लेकिन हम ये मानकर चलते हैं कि गांधी जी जो है ना, ऐसा कंडीशन, ऐसा सिचुएशन गांधी जी के साथ रहा होगा, क्योंकि गांधी जी का विचारधारा क्या था? नरम नहीं, मतलब अहिंसा वाला। और आपको लग रहा होगा कि गांधी इरविन जब समझौता हुआ तो गांधी जी के बारे में आपको लगता होगा कि महात्मा गांधी बात नहीं किए, ऐसा लगता है क्या आपको? क्या चीज? कभी भी आप अगर किताब पढ़िएगा ना, किसका? बिपिन चंद्रा का, मोटा वाला, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ना सॉरी, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस है वो किताब आप पढ़िएगा। उसमें लिखा हुआ है, नहीं वो इतना छोटा वाला नहीं, इतना मोटा है वो बिपिन चंद्रा का किताब। आपको चाहिए होगा, मेरे पास है, हमको दे देंगे। ठीक है ना? ये किताब जो है ना, इसमें लिखा हुआ है कि गांधी जी ने उनके सामने समर्थन, ये मतलब ये बात रखा, लेकिन उसने बोला कि सिर्फ हम अहिंसा से जो लोग थे ना प्रिजनर, उसको रिहा करेंगे, जो वायलेंट रहे हैं उसको नहीं करेंगे। ये इरविन की तरफ से समझौता दिया गया था। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गांधी जी के जीत से सरदार पटेल को बना दिया गया प्रधानमंत्री, है ना? क्या लगता है आपको? सॉरी, जवाहरलाल नेहरू को असली दावेदार कौन थे? सरदार पटेल। ऐसा भी कहानी आप लोग सुने होंगे। अरे भाई साहब, 49-50 में तो इनका डेथ हो गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या? हम्म। देखिए, मेन क्या हुआ ना उस समय, रीजन ये रहा कि जब सर गांधी जी, हम मानते हैं कि जो प्रेसिडेंट का, जो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होना था ना, उसमें वोट सबसे ज्यादा मिला था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। लेकिन क्योंकि उनकी सेहत खराब होने की वजह से, क्योंकि उनकी डेथ बहुत जल्दी हो गई, उसके 1-2 साल के बाद डेथ हो गई, तो उस समय मेरा ऐसा मानना है कि गांधी जी के या पूरे कमेटी के मेंबर्स के दिमाग में ये रहा होगा कि इनका हेल्थ अच्छा नहीं है, और नया नया देश में अगर एक प्रधानमंत्री कोई बनता है और उसका मतलब आपत्तिजनक तरीके से या किसी भी तरीके से अर्धकाल में अगर उसकी मृत्यु हो जाएगी तो देश एक विडंबना से गुजरेगा फिर। तो ये कारण रहा कि उनको छोड़कर किनको बनाया गया? जवाहरलाल नेहरू को, क्योंकि उसके बाद सबसे बड़े दावेदार वही थे। तो इसलिए लोग बोलते हैं कि जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। अब कुछ लोग बोलते हैं नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल रहते तो ये हो जाता, तो वो हो जाता। अरे भाई साहब, 49-50 में मर गए हैं वो। अब पहला आम चुनाव कब हुआ? 51 में। कैसे मतलब बन जाते वो? सोचने वाली बात है ना। 49-50 के आसपास सरदार वल्लभ भाई पटेल की मौत हो जाती है, और पहला आम चुनाव होता है 1951 में। कोई तूक बैठ रहा है इस बात का कि इसको बना दिया जाता, नेहरू इनका गद्दी हड़प लिया? नेहरू को आप जितना क्रिटिसाइज कर रहे हैं या जितना सुनते हैं, कुछ चीजें उनकी गलत रही होगी, लेकिन उनका जो भारत को लेकर जो व्यवस्था रहा है ना, जो विचारधारा रहा है, बहुत तगड़ा रहा है। वो हमेशा भाई, एक देश आजाद हो रहा है, एकदम ताजा ताजा आजाद हुआ, और उससे पहले आजादी जैसे हो ही रहा उस समय युद्ध हो गया, है ना? अरे 47 वाला भाई, पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया, और युद्ध होने के बाद मतलब समझिए कितना हम लोग के साथ गद्दारी किया पाकिस्तान। कुछ पैसा उसको हम लोग दिए थे कि तुम अपना चलाना देश, उसका हथियार लेके हम लोग पे यूज कर दिया। समझ रहे हैं ना?
मतलब नहीं बोलता एकदम कलेजा पे खंजर घोंप देना, तो वही चीज हुआ। और ये पैसा भी उसको दिया गया था गांधी जी के जिद की वजह से। गांधी जी को लगा कि उसको दे देना चाहिए, कि अपना देश है, और गांधी जी का ये थिंकिंग नहीं रहेगा कि मुस्लिम को सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं। गांधी जी के दिमाग में ये चल रहा होगा कि उन्होंने जो रिकमेंड किया था पैसा देने का, ये रहा होगा कि अगर उसको पैसा वैसा दे देंगे तो अपना जीवन में अपना विकास की तरफ बढ़ के अपना सोचेगा, उसको इन सब चीजों का काम नहीं आएगा। क्योंकि एक आदमी बेरोजगार आदमी, इसके पास कुछ नहीं रहता करने के, उसके दिमाग में खुरापात रहता है। तो अगर उसको हम दे दें, उसको कुछ हेल्प चाहिए, तो अगर उसको हम दे दें और अपना वो आगे की तरफ अग्रसर रहे, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए महात्मा गांधी ने बोला, कभी भी याद रखिएगा, नेहरू गांधी किसी को भी क्रिटिसाइज मत कीजिएगा। पॉसिबल जितना रहे उतना इन सब चीजों से बचिएगा। लिखिएगा कि हम ऐसा मान सकते हैं कि महात्मा गांधी भी इंसान थे, इंसान से भी गलती होने की संभावना होती है, तो महात्मा गांधी से भी हुई होगी। लेकिन ऐतिहासिक पहलू में जो आप चीजों को देखते हैं ना, उस समय आपको पता चलेगा कि उस समय का सिचुएशन जो था ना, शायद ऐसा अनुकूल नहीं रहा होगा जिससे महात्मा गांधी इस चीज से निकल पाए। क्योंकि उनके कैरेक्टर पे भी तो बात आता ही है ना महात्मा गांधी के, कि भगत सिंह को फांसी हो गया वो नहीं कुछ बोले, देश आजाद हो गया फिर भी कुछ नहीं बोले, बंटवारा हो गया नहीं बोले, तो अपना अपना कंडीशन रहा होगा। और आप बताइए ना, और लोग मर जाते भाई। नोआखली में जो स्थिति था, इतना खतरनाक स्थिति है, गांधी जी जाके वहां पे, उसको अंग्रेज से नहीं संभाल रहा था नोआखली, महात्मा गांधी वहां पे जाके बोले, लाठी बजाड़े, बोले यार देखो सब अपना ही भाई बहन है, क्या तुम लोग मार रहे हो, राखी के दिन में हाथ वाथ में राखी बांधते हो, ये करते हो, ईद के दिन सेवई खाते हो, क्या तुम लोग कर रहे हो ये आपस में। और इतना भाषण देने के बाद नोआखली में हिंदू मुस्लिम भाई चुप हो गया, दंगा शांत करवा देना। उसी समय इसको बोला गया था माउंटबेटन के द्वारा वन मैन आर्मी, कि जो अकेले बहुत सारा चीज कर सकता है। तो कुछ पॉजिटिव पहलू भी रहा है, कुछ नेगेटिव। अब बहुत सारे टीचर आपको बोलते हुए गांधी जी को क्रिटिसाइज करते हुए मिल जाएंगे, उसका नॉलेज बहुत कम है। अरे भाई साहब, आप पॉलिटिक्स से कभी बाहर आइए। देखिए, हम समझ सकते हैं कि आपको बड़ा संस्था से दिक्कत रहा है, लेकिन पर्सनल ओपिनियन कभी भी ऐसा मत रखिएगा। आदमी को बोलने का स्वतंत्रता है, आपको भी है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़े कि गाली उली देते चलिएगा सबको। बोलने का स्वतंत्रता है, इसका मतलब ये है कि आपको दूसरे के राइट्स के बारे में भी सोचना पड़ेगा। ऐसा कुछ बोलना है कि दूसरा को बुरा ना लगे, नहीं तो फिर मारेगा तो आपको बहुत बुरा लगेगा। ठीक है ना, तो ये सारा चीज समझना है, कुछ भी नहीं बोल देना है। और हाँ, कुछ लोगों को का डायमेंशन रहता है कि पॉलिटिक्स घुसा देना है इसमें, करप्शन हो रहा है सर, नेता लोग हरामी, अरे भाई साहब कौन नहीं जानता ये चीज। लेकिन हर चीज में आपको टीचर इसीलिए बनाया जा रहा है ना, ताकि आप भी सब समाज के बीच वाला काम करेंगे। है जब जहां तक रहेगा दोनों सेम रहेगा, उसी के नाम पे तो राजनीति होता है। चलिए आगे लिखिए। हाँ बोलिए। हाँ, गो बैक का नारा दिया गया था। हम जब साइमन कमीशन बताएंगे ना, आप जो कमेटी बोल रहे हैं ना, उसका प्रारूप कमेटी था, जो उसका मतलब हेल्प करता यहाँ लागू करने में चीजों को, है ना। और उसमें बी आर अम्बेडकर के साथ एक और आदमी थे, उसका नाम था, मुस्लिम नाम था उनका, मुस्लिम थे। हाँ, उसका नाम मुड़के ना भूलो, लिबरल पार्टी के वो लोग वो थे। हाँ मतलब ये बता देंगे हम, जब वो बताएंगे ना उसमें बताएंगे। चलिए आगे लिखिए, आगे लिखिए। 39 हो गया ना, लिखिए 40 रामगढ़, 40 रामगढ़। उस समय झारखंड बिहार सेम था, तो लिख लीजिए रामगढ़ बिहार। कौन किए थे? अबुल कलाम। और ये कांग्रेस अधिवेशन 6 साल तक इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। हाँ, मतलब चुनाव ही नहीं हुआ था इसका, सबसे लंबा अवधि का ये अध्यक्ष रहे थे अबुल कलाम आजाद, 40 से लेके 46 तक, तो 6 साल कंटिन्यू यही रहे थे, लिख लीजिए। उसके बाद है आपका 1946, उसमें कौन, कहां पे हुआ था? मेरठ में, मेरठ जेबी कृपलानी। 46 में हुआ मेरठ, किसके द्वारा? जेबी कृपलानी। मुख्य मुद्दा क्या था? आजादी।
ठीक है, जेबी कृपलानी, जेबी 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 कृपलानी। चलिए यहां तक हो गया। आज हम लोग कर लिए कांग्रेस पूरा, कल हम लोग कर लेंगे वाइसराय, है ना। और ज्यादा नहीं लिखेंगे उसमें, कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट रहेगा ना वही लिखेंगे हम लोग, ठीक है। क्या 45 आजादी क्या, वही तो लिखवाए हैं, अध्यक्ष वही थे। नहीं देखिए हुआ क्या ना कि जेपी कृपलानी जो थे ना, जेबी कृपलानी, वो उस समय थे आपके ऑल इंडिया कांग्रेस के लीडर थे वो, है ना। जब हमारा कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जो हमारा बना था संविधान सभा, तो हम लोग को एक इंटरिम गवर्नमेंट का जरूरत था, अंतरिम सरकार। तो अंतरिम सरकार में भी मंत्री होता है, अंतरिम सरकार वो तो देश चलाएगा। लेकिन अंतरिम सरकार में क्या हुआ कि कांग्रेस का भी उसमें था, क्योंकि चुनाव तो लड़के आया था, सब लोग चुना गया था। तो उसमें एक दल का बैठक किया गया था, और ये किया, अरे सब क्या था तब ना, वो अलग से उसका अपना डिमांड किया था। ब्रिटिशर्स ये चीज बोला कि अगर हम लोग संविधान निर्मात्री सभा बना देते हैं तो हम लोग एक ही बना देंगे, अपना पाकिस्तान वाला अपना अलग कर लेना, भारत वाला अपना अलग कर लेना। पाकिस्तान इस चीज को नहीं माना, पाकिस्तान बोला कि नहीं, हम लोग के लिए अलग होना चाहिए और भारत से तो बिल्कुल अलग होना चाहिए, है ना। तो हुआ क्या कि एक कमेटी का मेंबर मतलब कमेटी के मेंबर्स का, कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बनाया गया। संविधान सभा में ज्यादातर कांग्रेसी लोग थे, लेकिन बहुत सारे राजा भी थे, बहुत सारे इलाइट क्लास के मेंबर लोग थे, है ना। जैसे बी आर अम्बेडकर कांग्रेस के मेंबर नहीं थे, लेकिन वो भी थे, डिप्रेस क्लास एसोसिएशन के अध्यक्ष थे वो। तो ऐसे करते करते बहुत सारा लिबरल पार्टी और भी बहुत सारे लोग थे वहां पे। तो हुआ क्या कि जब ये लोग का एक मीटिंग वहां पे बनाया गया, तो मीटिंग में इस चीज के बारे में डिस्कस किया गया कि जो संविधान का जो निर्मात्री सभा है ना, इसका अध्यक्ष कौन होगा, है ना। तो जब संविधान सभा हम लोग का बना, तो इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया तत्काल रूप से किसको, सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी सदस्य बनाया गया। और उसके बाद मीटिंग बुलाया गया कि कौन है, और उसके बाद ये बहुमत से मतलब पास हुआ कि संविधान सभा के कौन बनेंगे, प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। और उसके बाद संविधान सभा के पहले आपके वो थे प्रेसिडेंट बने, परमानेंट वाला, है ना, अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है। अब आपको क्या है ना कि जब देश आजाद होगा, हम लास्ट में लिखवा देंगे सारा, कौन कौन का मंत्री पद किसको मिला है, कौन कौन के नीचे क्या क्या कमेटी था, सबका अपना अपना था, वो हम लास्ट में लिखवा देंगे, वो लास्ट क्लास का चीज है ना। 7-8 क्लास हम लोग को और लगेगा, कंप्लीट हो जाएगा ये, ठीक है। अब हम लोग मेन फेज में आ जाएंगे। कल वाइसराय लिख लेंगे, वाइसराय लिखने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, 1905 से स्वदेशी आंदोलन से स्टार्ट कर देंगे सारा चीज। एक्ट वगैरह भी लिखवा देंगे एक दिन, उसी में एक्ट में लिखवा देंगे। कहीं किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट है पूछिए। क्या चाहिए, आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, लेकिन कांग्रेस का संविधान सभा का अध्यक्ष जो कांग्रेस के द्वारा चुना गया वो कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, इसलिए कंफ्यूजन होता है आपको, ठीक है ना। चलिए बाकी अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे, और इस सप्ताह मोस्ट प्रोबेबली हम लोग बहुत कुछ कर लेंगे, है ना। इस सप्ताह हम लोग और 4 दिन बचा हुआ है ना, आज के बाद 4 नहीं 5 दिन और, 5 दिन, संडे को नहीं लेंगे 5 दिन, तो 5 दिन में देखते हैं कहां तक हम लोग का बढ़ पाता है। हाँ वो तो वहां पे सिलेक्शन का, जैसे आप देखिए उस समय क्या हुआ ना, एक ब्रिटिश का पैरामीटर होता था, ठीक है ना। ब्रिटिशर्स लोग अपना एक नियमावली बनाता था, और उसके हिसाब से वो लोग फौज को मतलब तैनात करता था अलग अलग एरिया में। कैडर का चुनाव, नहीं नहीं रेजिमेंट तो बाद में बना, नहीं 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 नहीं, रेजिमेंट बाद में अलग किया गया, पहले रेजिमेंट नहीं था, नहीं था, वो तो सेना था ना। मंगल पांडे फिर कौन सा मतलब उसमें रहता, सेना में सबको भर्ती करके सबको अलग अलग टुकड़ी में बांट दिया गया। किसी को 31 आपका 34वां नेटिव इन्फेंट्री, 16वां नेटिव इन्फेंट्री, ऐसे करके, उसमें रेजिमेंट नहीं था। लेकिन 1857 के बाद क्या हुआ, दो चीजें हुई। 1857 के बाद ब्राह्मण और राजपूत दोनों बहुत ज्यादा विद्रोह किया, तो अब क्या है ना, कुछ कुछ टुकड़ियों को सेना में शामिल किया गया, जैसे सिख,
गोरखा, पठान। बाद में आगे चलकर यही जो अपना अपना है ना, गोरखा सैनिक का अलग कर दिया गया, इसका अलग कर दिया, यही बाद में रेजिमेंट कहलाया। हाँ, अभी का तो ऐसा नहीं, वो तो उसके हिसाब से मतलब दिया जाता है ना, वो तो हमको तो नहीं पता इसके बारे में बहुत ज्यादा। देखिए जैसे आपका सिलेक्शन मान लीजिए हो गया। हाँ, देखिए साउथ का ये रेजिमेंट का अपना अपना कुछ होता है। जैसे गुरखा रेजिमेंट जो है ना, गुरखा रेजिमेंट में जो ऑफिशियल आदमी होगा ना, जरूरी नहीं कि वो गुरखा होगा, लेकिन ज्यादातर सैनिक उसमें क्या होंगे, गुरखा विचारधारा को मानने वाले। जैसे खुरखी जो उसका होता है, उसका हथियार है, उसका एक स्लोगन है जय मां काली, है ना। तो वो अपना एक व्यवस्था बनाए हुए और हर जगह उसको हम लोग अपने हिसाब से उसका यूज करते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में कहीं युद्ध हुआ, उसको वहां पे बिहार रेजिमेंट को नहीं भेजेंगे, वहां सिख रेजिमेंट को नहीं भेजेंगे। क्यों नहीं भेजेंगे? सिख रेजिमेंट हमारा एकदम बड़ा बड़ा एकदम शरीर वाला लोग रहेगा, पहाड़ चढ़ नहीं पाएगा। और पहाड़ी क्षेत्र में अगर होगा तो हम लोग किसको बोलेंगे? गुरखा रेजिमेंट एकदम छोटा छोटा है, लेकिन वो एकदम 100% काम कर देगा। उसी तरीके से राजपूताना, कहीं प्लेन एरिया में लड़ाई हो रहा है, मरुस्थल वगैरह में राजपूताना को बुलाएंगे। कहीं पे अगर मतलब वैली वाले रीजन में, प्लेन एरिया में है, वहां पे बिहार रेजिमेंट, ठीक है ना। इसलिए गलवान वैली में किसको वहां पे तैनात किया गया था? बिहार रेजिमेंट, ठीक है ना। अब कोई बनता है तो ऑफिसर, देखो अब क्या होता है ना, जैसे कोई कर्नल बन के गया, जे लेफ्टिनेंट कोई बन के गया, तो लेफ्टिनेंट को जो है ना, लेफ्टिनेंट जो होता है ना, लेफ्टिनेंट वो आपका सीडीएस वगैरह निकाल के जाता है। लेफ्टिनेंट जो बनता है सीडीएस वगैरह निकाल के जाता है। अब उसमें उसका प्रिफरेंसेस मांगता है, तो वही प्रिफरेंस अपना डालता है, और उस प्रिफरेंस के हिसाब से कल आपको लेकिन हम बता देंगे कि एक दो दोस्त मेरा है तो बता देंगे। चलिए, और कुछ पूछना है? पूछिए। यंग, हाँ हाँ, उसका नाम यंग इंडिया है। देखिए एक तो पत्रिका जो आप वहां से वो किए थे फोनिक्स फार्म से, साउथ अफ्रीका, ठीक है ना, उसका नाम यंग इंडिया था, और एक इंडियन ओपिनियन भी था। हाँ हाँ, तो अलग अलग किताब है, तो क्या बोल रहे थे, किताब नहीं लिखना चाहिए? हाँ, तो नहीं रहेगा, ऐसा क्वेश्चन क्यों बनाएगा? वो आपको पहले लिख देगा कि पत्रिका, यंग इंडिया पत्रिका किसके द्वारा है, या यंग इंडिया पुस्तक किसके द्वारा है। वो तो डायरेक्टली यंग इंडिया थोड़े पूछ देगा भाई साहब, ये तो, अरे वो लिखा रहेगा यार, ये कौन तो बच्चा वाला क्वेश्चन है। ऐसे सर्च लाइट भी है ना, इंडियन ओपिनियन है, बहुत सारा किताब है, तो उसके आगे लिखा रहता है ना किताब, ये समझना पड़ेगा आपको। चलिए आगे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। हाँ, अरे वो जो पूछे ना, फैजपुर अधिवेशन जो हुआ था वो देखिए आप। फैजपुर अधिवेशन, ऐसे तो फैजपुर बहुत सारा है, मध्य प्रदेश में भी होगा, झारखंड में भी होगा। ये सब बचपना वाला क्वेश्चन है भाई, अगर है तो है। आप ये देखिए ना, अधिवेशन कौन वाला पे हुआ है, ये सर्च कीजिए आप, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है।